सिंधुपुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ 3 लोग ही थे, पति देवेंद्र, पत्नी माला और उनकी 8 साल की बेटी मुनिया। मुनिया अपाहिज थी, उसका एक पैर नहीं था, इसलिए वो बैसाखी का सहारा लेकर चलती थी। एक दिन पीपल के पेड़ की छांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी वहाँ मुनिया भी आ जाती है। क्या तुम सब मुझे भी अपने साथ खिलाओगे? वैसे भी मैंने बहुत दिनों से कोई खेल नहीं खेला। मुनिया, एक टांग से तुम कौन सा खेल खेलोगी? अगर हमने तुम्हें अपने साथ खिला भी लिया तो तुम हमारा सारा खेल खराब कर दोगी, इसीलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिला सकते। अब जाओ यहाँ से। बिल्कुल सही कहो, ये मुनिया तो सिर्फ एक ही खेल खेल सकती है, वो है लंगड़ी टांग, एक पैर से खेलने वाला खेल। अगर तुम सबको मुझे अपने साथ नहीं खिलाना तो मत खिलाओ, पर मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। तभी वहाँ मुनिया के पिताजी आ जाते हैं। मुनिया, अपना मन उदास मत करो। अगर ये बच्चे तुम्हें अपने साथ नहीं खिला रहे तो कोई बात नहीं, हम दोनों घर जाकर मिलकर खेलेंगे। मैं लंगड़ी हूँ, इसलिए आपने मुझे अपनी पीठ पर बैठाया है ना पिताजी? ऐसा क्यों बोलती हो बेटी? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर तो क्या, मैं तो तुम्हें जीवन भर अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा, समझे मुनिया रानी? मुनिया अपने पिताजी के साथ खेलकर और खाना खाकर सो जाती है। मुनिया को सब चिढ़ाते हैं, उसके साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। उस बेचारी को कितना बुरा लगता होगा। अगर मेरी बात मानो तो मुनिया का दाखिला उस नदी के पार बने सरकारी स्कूल में कर दो। स्कूल जाएगी तो वो खुश रहेगी। तुम सही बोल रही हो सीमा। मैं कल सुबह ही मुनिया का दाखिला स्कूल में करा आता हूँ। सुबह होते ही देवेंद्र मुनिया का दाखिला स्कूल में करा आता है। मुनिया भी बहुत खुश होकर स्कूल जाती है, पर वहाँ भी उसे सभी बच्चे लंगड़ी लंगड़ी बोलकर चिढ़ाते थे। उसके साथ कोई नहीं खेलता था। एक दिन मुनिया पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी, तभी उसके पास स्कूल के कुछ बच्चे आते हैं उसे परेशान करने। बेचारी, देखो ना, कोई तुम्हारे साथ खेलता ही नहीं, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ और इन सबके साथ मिलकर खेलना चाहती हूँ। चलो सब मिलकर खेलते हैं। जैसे ही मुनिया खड़े होने के लिए अपनी बैसाखी उठाती है, बिरजू फौरन उसकी बैसाखी अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे लेकर भागने लगता है। तुम्हारी बैसाखी अब मेरे हाथ में है, मुझे पकड़ो। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगी, और नहीं पकड़ पाई तो मैं तुम्हारी ये बैसाखी उस नदी में फेंक दूंगा। बिरजू की ये बात सुनकर मुनिया हैरान रह जाती है और उसके आसपास खड़े सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। मुनिया समझ जाती है कि वो उसके दोस्त नहीं दुश्मन हैं, जो उसे सिर्फ परेशान करने आए थे। मुनिया की बैसाखी बिरजू नदी में फेंक देता है। मेरी बैसाखी, अब मैं बिना बैसाखी के घर तक कैसे जाऊंगी? मेरे माँ पिताजी इतने गरीब है कि मुझे दूसरी बैसाखी नहीं दिला सकते। मुझे नदी से अपनी बैसाखी वापस लानी होगी। मुनिया नदी में घुस जाती है और नदी के पानी में डूबने लगती है। बचाओ, 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 कोई बचाओ मुझे। आसपास खड़े सभी बच्चे उस पर हंस रहे थे। उसे बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। आखिर मुनिया नदी के पानी में डूब जाती है और मर जाती है। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, पर मुनिया चुड़ैल बनकर वापस आती है अपना बदला लेने। बहुत बुरे हो तुम सब से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरे साथ झूठा खेल खेला और मुझे मार डाला। अरे मेरा क्या कसूर था? मैं गरीब लड़की थी ये, या मैं एक पैर से लंगड़ी थी ये? मरने से पहले भी मैं लंगड़ी थी और मरने के बाद भी लंगड़ी ही हूँ। पर तुम सब फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ बदला लेने तुम सब से। सौरभ अपने घर में आराम से खाना खा रहा होता है, तभी दरवाजे पर खटखट होती है। सौरभ फौरन उठकर जाता है दरवाजा खोलने। इतनी रात को कौन आया होगा? कौन है? अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर दरवाजा किसने खटखटाया? सौरभ फिर खाने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर में दरवाजे पर फिर खटखट होती है। सौरभ जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है और वो गुस्से से उसे घूर रही थी। सौरभ चिल्लाता उससे पहले ही चुड़ैल अपने हाथ से उसे धक्का दे देती है और उसका एक पैर पकड़कर उसे खींचती हुई नदी के पास ले जाती है। मेरा पैर! ओ चुड़ैल, तूने मेरा पैर तोड़ दिया।
नहीं किया। कैसे कुछ नहीं किया? तुमने मुझे मारा है। तुम्हारी वजह से मैं चुड़ैल बनी। मुझे पहचानते हो? मैं मुनिया हूँ। देखो, मैं अभी भी एक पैर पर खड़ी हूँ। तुम सबने मुझे इस पानी में डुबाकर मार डाला था। मेरी बैसाखी तुमने इस पानी में फेंकी थी ना। अब मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगी। मैं तुम्हें इस पानी में धक्का दूंगी। अगर तुम पानी से बाहर आ गए तो जीत जाओगे, और नहीं आ पाए तो समझो हार गए। चुड़ैल सौरभ को नदी में धक्का दे देती है। सौरभ नदी में डूब जाता है और मर जाता है। जब सुबह लोगों को नदी किनारे उसकी लाश दिखती है तो उसकी माँ पिताजी को जाकर बता देती है। अपने बेटे को मरा देख वो बहुत रोते हैं। चुड़ैल दूर खड़ी चुपके से सब देख रही थी। अरे, मैं तो भूल ही गई कि मेरे माँ पिताजी भी तो मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे चलकर देखना होगा। चुड़ैल अपने घर के पीछे बनी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसके माँ पिताजी बैठकर रो रहे होते हैं। पूरा गांव छान मारा, पर मुनिया कहीं नहीं मिली। स्कूल में जाकर देखा, वहाँ भी किसी को कुछ नहीं पता। आखिर मुनिया कहाँ जा सकती है? मैंने ही बोला था आपको उसे स्कूल भेजने के लिए। सब मेरी ही गलती है। मुझे उसे स्कूल जाने ही नहीं देना था। न वो स्कूल जाती, न वो हमसे दूर होती। बेचारी ऐसी हालत में कहाँ होगी। हे भगवान, मेरी बच्ची को घर भेज दे। इसका मतलब इन्हें नहीं पता कि मैं मर चुकी हूँ। वो मेरे घर आने की राह देख रहे हैं, पर अब मैं कभी नहीं आ सकती तुम दोनों के पास, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। और ये सच्चाई तुम दोनों को बहुत जल्द पता लग जाएगी। तभी उसकी नजर दूर खेल रहे पिंटू पर जाती है। चुड़ैल गुस्से में उसके पास जाती है और उसकी टांग पकड़कर उसे खींचती हुई नदी पर ले आती है। मेरे पैरों की तरफ देखो, एक ही पैर है। मरने से पहले बिना बैसाखी के सहारे नहीं चल सकती थी, पर मरने के बाद मेरे एक ही पैर में 10 पैर जितनी ताकत आ गई है। अभी देखा ना मैं तुम्हें कैसे खींच कर लाई यहाँ। अगर तुम भी इतनी ताकत चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा मेरी तरह। चुड़ैल तुरंत पिंटू को पानी में धक्का दे देती है। पिंटू पानी में डूब जाता है और मर जाता है। मुनिया रोज एक बच्चे की टांग तोड़ती और उसे घसीटती हुई नदी पर ले जाती और उसे डुबाकर मार डालती। ये सब क्या हो रहा है? गाँव के बच्चे नदी में कूदकर अपनी जान क्यों दे रहे हैं? मुझे तो लगता है वो खुद नहीं मरते, उन्हें कोई मारता होगा। जरूर हमारे गांव में खूनी है जो हमारे बच्चों को मार रहा है। हमें उसे ढूंढना होगा। यहाँ गांव के सभी लोग पहरेदारी पर लग जाते हैं और कुछ लोग नदी पर भी पहरेदारी करते हैं। वहाँ चुड़ैल बिरजू के घर में पहुँच चुकी थी। बिरजू सोया हुआ था। मेरी जिंदगी खराब करके तू चैन की नींद कैसे सो सकता है? मैं तेरा चैन सुख सब छीन लूंगी। तूने मेरी बैसाखी जानबूझकर नदी में डाली थी ना, अब तेरी बारी है डूबने की। उठ उठ बिरजू, उठ, देख कौन आया है। बिरजू नींद में चुड़ैल को देख नहीं पाता और दोबारा सो जाता है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अभी बताती हूँ। चुड़ैल एक डंडा उठाती है और जोर से उसके एक पैर पर मारती है। बिरजू फौरन उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चुड़ैल उसकी टूटी टांग पकड़कर उसे खींचती हुई नदी पर ले जाती है, पर नदी पर पहरा दे रहे कुछ लोग चुड़ैल को देख लेते हैं और शोर मचाकर पूरे गांव को बुला लेते हैं। अच्छा, तो ये सब तुम कर रही हो? अभी तक जितने भी बच्चे मरे उन सबको तुमने ही मारा है? देखो मेरे बच्चे को छोड़ दो। उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे मार रही हो? छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। चुड़ैल सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनती है और रोने लगती है। मैंने सिर्फ अपना बदला लेने के लिए ये सब किया। इन्हें मैंने अपना दोस्त माना, इनके साथ खेलना चाहा, पर इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे लंगड़े होने का मजाक बनाया। तभी चुड़ैल बिरजू को पानी में फेंक देती है और जोर जोर से हंसने लगती है, पर उसे बचाने के लिए एक महावीर नदी में कूद जाता है। बिरजू को तो वो खींचकर पानी से बाहर ले आता है, पर उसकी नजर नदी के अंदर पड़ी मुनिया की लाश पर जाती है और वो उसे भी नदी के बाहर खींच कर ले आता है। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं ही हूँ। इन सभी बच्चों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। अगर मैं नदी में पड़े पत्थरों के बीच नहीं फंसती तो शायद बच जाती। माला और देवेंद्र भागते हुए आते हैं और चुड़ैल को अपने सीने से लगा लेते हैं। उन दोनों को अब यकीन हो जाता है कि उनकी मुनिया अब इस दुनिया में नहीं है। उसके कंकाल का वो अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर बिरजू
अब हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है।